हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर कल एक बहुत ही हमने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर में एक बहुत ही अच्छा सवाल आया था। उस सवाल का हम यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने कल वीडियो बनाया था, वो किसके बारे में था? मोतीलाल ओसवाल MON 100, ये वाला जो नेस्डेक 100 ETF है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था कि इसका जो प्राइस चल रहा है शेयर मार्केट में चल रहा है 211 रुपये, और जबकि इसका जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है वो है 183 रुपये के आसपास में। सो कंपनी जो अब होता क्या है कि ये हम बात कर रहे हैं ETF की। अब ETF क्या होते हैं? जो म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट? तो उनको हम ETF बोल देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिंग और ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक मार्केट आर ETFs। अब सिंपल क्या चलता है कि हर ETF की जो कंपनी, उस जो ETF जो म्यूचुअल फंड है उसको जो भी कंपनी हैंडल करती है, उसका काम होता है कि उसको रोजाना मार्केट बंद होते ही NAV जारी करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि उसने जो भी पैसा लोगों से इकट्ठा, म्यूचुअल फंड क्या होता है? लोगों से पैसा इकट्ठा करके कहीं पर लगाओ। तो जहाँ पर भी उसने पैसा लगाया है उसके हिसाब से आज के दिन जहाँ पर पैसा लगाया उसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है? नेस्डेक 100, मतलब नेस्डेक मतलब US के जो स्टॉक मार्केट है वहाँ की टॉप की 100 कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, वहाँ पर पैसा लगा रखा है। तो उनकी जो वैल्यू जिस दिन क्या चल रही होती है, उतार चढ़ाव मार्केट में चल रहा होता है, रोजाना ही चलता है, तो उसके हिसाब से उस दिन का क्या वैल्यू रहा है NAV उसमें बतानी पड़ती है। तो ये कंपनी बता रही है यहाँ पर कि उस NAV जो चल रही है दैट इज़ 183, मतलब कि इस पर्टिकुलर ETF का जो प्राइस चलना चाहिए दैट इज़ 183 रुपीज़। बट चल हो क्या रहा है कि जो ETF एक्चुअली जो ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर में, उसका प्राइस चल रहा है 212 रुपये। तो ये यहाँ पर 16 से 17% का गैप आ रहा है कि 16 से 17% महंगा चल रहा है स्टॉक मार्केट में। सो ये मैंने कंसर्न जताया था कि वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे तो क्लियर कट मैनिपुलेशन होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर सेबी की तरफ से भी कोई गाइडलाइन कुछ खास इसके बारे में है नहीं। अब यहाँ पे सेबी क्या कहता है कि आपको रोजाना NAV जारी करनी है, मतलब कंपनी को अपनी तरफ से सही रहना है कि भाई हमने सही प्राइस जारी कर दी, स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है। अब यहाँ पर गेम क्या हो रहा है, अब उस गेम को समझते हैं। उससे पहले एक जो सवाल है उस सवाल को पहले अटेंड कर लेते हैं ताकि उस गेम को भी हम लोग समझ पाएँ। और मैं एक और बात बता दूं, कभी भी ETFs के अंदर में SIP अगर हम लोग जारी करते हैं तो हम इसी मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को जो है ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट करती हैं कंपनियां, बट ETFs क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं, तो उन ट्रेडिंग का जो तरीका होता है, उस ट्रेडिंग की वजह से आपको जो प्राइस मिलता है ETFs की SIP के अंदर में, वो प्राइस कई बार बहुत महंगा मिल जाता है, राइट? तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैनिपुलेशन हर बार ही रहे। जब आपको बेचने की जरूरत पड़े तब हो सकता है कि थोड़ा नीचे चल रहा हो NAV से भी, तो आपको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो SIP की मैं कभी भी राय नहीं देता कि आप ETFs में चलाओ। दूसरे तरीके हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के, उनको हम लोग बात कर सकते हैं अलग वीडियो के अंदर में। बट अगर आपको SIP चलानी है तो म्यूचुअल फंड में चला लो, सीधा सा तरीका है। अब यहाँ पे एक पे जो सवाल है इस भाई ने अपने पूछा है कि इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल, जो मोतीलाल ओसवाल है ETF नेस्डेक 100 के अंदर में एक कोई म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ये जो फंड है उसका पैसा जो है उसमें ये मोतीलाल ओसवाल 100 ETF के अंदर में आता है। दैट मीन्स इन्होंने फंड ऑफ फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब किसी भी कभी भी मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग FOF फंड ऑफ फंड्स में पैसा लगा ही क्यों रहे हैं, और ये एडवाइस कौन कर रहा है? क्योंकि होता क्या है, इस चीज़ को आप सीधा से समझिए। जब आप FOF में पैसा लगा रहे होते हैं तो आप एक्चुअली डबल पैसा, डबल एक्सपेंस इनकर कर रहे होते हैं, डबल खर्चा दे रहे होते हैं अपने बिचौलियों को। अब मान के चलिए कि एक म्यूचुअल फंड है ये वाला, ठीक है, इसमें आपने पैसे डाले। इसका काम क्या है? यहाँ पर फंड मैनेजर बैठा हुआ है, उसका काम क्या है? अलग अलग कंपनियों के अंदर में पैसे लगाओ, ठीक है, उनको मैनेज करो। आपने क्या किया? एक दूसरा फंड बना दिया, म्यूचुअल फंड, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? ये फंड बना दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये क्या कर रहा है? ये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अरे तुम डायरेक्ट ही इसमें कर दो ना भाई, कौन रोक रहा है? आप लोग पहले इसमें कर रहे हो, फिर ये यहाँ से यहाँ का जो फंड मैनेजर है वो उठा के इसमें डाल रहा है। तो अब यहाँ पे पहले आप इसका एक्सपेंस रेशियो इनकर कर रहे हो, फिर ये जो पैसा उठा के यहाँ डाल रहा है तो ये भी तो चार्ज कर रहा है एक्सपेंस रेशियो, तो आप डबल एक्सपेंस रेशियो। अब आजकल तो आ गए हैं फंड्स ऑफ फंड्स। ये क्या मतलब? यहाँ पर एक फंड और है जिसका काम क्या है? यहाँ पे आप पैसा डाल रहे हो, फिर ये इसमें डालेगा, ये इसमें डालेगा। बिकॉज फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि ऐसा फंड जो कि दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर यहाँ पर दूसरा एक FOF है, ये यहाँ पे पैसा डाल रहा है। ये क्या साइकिल क्या चला रखी है? ये फालतू की बकवास चल रही है। तो सीधा एक काम करो, अगर आपको यहाँ पे इनके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यहाँ पर क्या आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो। और अगर आपके पास में एक एडवाइजर ढंग का है तो फिर वो आपको बता देगा कि इस शेयर को खरीद दो, इसको बेच दो, ये पोर्टफोलियो बना के रख लो, तो वो आपको मैनेज कर सकता है, तो वो सबसे बेस्ट पड़ता है।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी वो भी ठीक है, बट आजकल म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, देखने को भी मिल रही हैं, फ्यूचर के अंदर में दिक्कतें आ भी सकती हैं। सो सबसे बेस्ट है एडवाइजर से पूछ लो और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, क्यों बिचौलियों को बीच में रखना। दूसरा, अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ कर रहे हो तो भी समझदारी वाली बात है, बट यहाँ कर रहे हो ये तो बिल्कुल ही मेरे को समझ के बाहर है भाई कि यहाँ क्यों कर रहे हो, राइट। अब अपने भाई का सवाल यही है, अब मैंने ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको किसी ने एडवाइस किया है या फिर खुद से फैसला लिया। खुद से फैसला लिया है तो कई बार क्या आता है कि अपने को दूसरे फील्ड के जो अपने लोग भाई लोग हैं उनको इस फील्ड की ज़्यादा इतना नॉलेज हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। एडवाइजर्स भी कई बार अपने फ़ायदे के लिए बातें कर लेते हैं, कई बार अलग बेनिफिट्स कंपनी देती हैं कि आप हमारा अपने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हमारे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाओ। वो एक पूरा अलग अलग गेम है। तो पर ध्यान रखिए कि एफ में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है और उस जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ उस फंड में ही कर दो भाई। बाकी हमने म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, उसको भी आप लोग एक बार अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई कि 1 से 2 महीना पहले हमने लगाए थे पैसे, जिसमें 24% का रिटर्न आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? आएगा ही। कैसे आएगा? बिकॉज मार्केट के अंदर में जो प्राइस चल रहा है उसी के हिसाब से आपके फंड ऑफ फंड्स का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपने क्या किया है, ये है MON 100 ETF। यहाँ पर एक आपने फंड ऑफ फंड्स में पैसे लगा दिए तो इसने इसमें लगा दिए, तो ये क्या कर रहा है, इसने इसमें लगाए तो इसका जो भी प्राइस चल रहा होता है मार्केट के अंदर में उसके हिसाब से रिटर्न दिखा देता है। तो अगर आपने 180 के ऊपर में रिटर्न मान के चलिए 160 के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया था और अभी 200 के आसपास में चल रहा है, तो ये NAV की प्राइस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। NAV तो 183 चल रही है, ये 210 के 211 के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दिखा रहा है। तो अब होगा क्या, अब आप अगर आज के दिन रिडीम कर लोगे तो आपका म्यूचुअल फंड वाला जो जो ये FOF वाले जो मैनेजर्स होते हैं ये क्या करेंगे, आपका जो भी स्टेक होगा उसको मार्केट में लाके बेचेंगे। तो मार्केट में जब लाके बेचेंगे तो 211 पे ही बिकेगा। हो सकता है कि जब अगर आपके जैसे बहुत सारे लोग बेचने लग जाएं तो यहाँ पर बिकवाली आ जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो जिसकी वजह से प्राइस वापस नीचे आ सकता है, वापस NAV की प्राइस के ऊपर में आ सकता है। देयर आर चांसेस, राइट। बट अभी के फिलहाल के तौर के ऊपर में आपको वो रिटर्न दिखाएगा बिकॉज दिस कंपनी इज शोइंग दिस वन पर्टिकुलर रिटर्न। अब मेरे भाई का ये भी सवाल है कि 183 का जो अगर NAV वाला प्राइस अगर 211 दिखा रहा है तो क्या मैं भी बेच दूँ? देखो पॉइंट की बात है, बेचना है कि खरीदना है वो तो चलो आपका खुद का फैसला है, बट पॉइंट की बात यही है कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। होगा क्या, अब इसमें होता क्यों है ये चीज़, इसको भी समझने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। अब आपको ये खेल समझ में आ गया कि आपको क्यों इतना रिटर्न दिखा रहा है। बेचना है खरीदना है वो अलग बात है। बाकी मेरी पर्सनल ट्राई यही रहती है कि अगर आप फंड ऑफ फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट फिर भी करते ही हो तो तब करो जब उसका, अगर आपको फंड ऑफ फंड्स जो है उसका आपको पता है कि ये कौन से ETF के अंदर में पैसा डालने वाला है और उसका जो प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर ETF का जो प्राइस चल रहा है वो NAV से नीचे चल रहा है। सीधी सी बात है। और दूसरी बात, फंड ऑफ फंड्स में फिर उसके बाद पैसा डालो ही क्यों, सीधा के सीधा उस ETF में ही डाल दो यार। जब उसका प्राइस नीचे ही चल रहा है तो फंड ऑफ फंड्स में बीच में घुसाई क्यों रहे हो उसको, सीधा ETF में डाल दो। अब यहाँ पे अगर हमने अपने MON 100 में पैसा डाला हुआ होता तो भी आपको उतना ही रिटर्न मिल रहा होता जितना FOF में मिल रहा है, राइट। तो ETFs में अगर पैसा डालना है तो तब डालो जब वो NAV के आसपास या उससे नीचे चल रहा हो, उसके आसपास चल रहा हो, ना कि जब वो 15-17% ऊपर चल रहा हो, बिकॉज यहाँ तो नुकसान होने का सीधा सीधा खतरा दिख रहा है। तो फंड ऑफ फंड्स को तो गायब कर दो। काफ़ी भाई लोग अगर म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वो नाराज़ होंगे, बट आई डिड नॉट नेवर अंडरस्टूड कि ये पूरा कॉन्सेप्ट FOF का मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, कई मायनों के अंदर में अच्छा भी होता है, वो मायने अलग हैं, राइट। बट यहाँ पर इसके मायने यहाँ पर कोई फायदे वाली चीज़ यहाँ पर बन नहीं रही है। FOF का FOF जो क्रिएट किया गया था उसका एक अलग मतलब निकाला गया था, उसका एक अलग सिनेरियो था, यहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये गेम किस तरीके से चल रहा है। अब हो क्या रहा है मार्केट के अंदर में, इस चीज़ का भाई लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। तो ये भाई लोगों को फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है ही नहीं, बिकॉज सेबी ने जो नियम बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग भाई लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, बट ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फ़ायदा उठा सकते हैं। बिकॉज जब कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर में, ध्यान रखना किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसे गए, हमने पैसे दिए और म्यूचुअल फंड में क्या दिए यूनिट्स, राइट। अब होता क्या है, अगर हम इन यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में बेचना चालू कर दें तो वो क्या बन जाता है, ETF वाला म्यूचुअल फंड हो जाता है। तो हम इन यूनिट्स को अगर स्टॉक मार्केट में बेचने की हमें परमिशन हो तो वो ETF म्यूचुअल फंड हो जाता है।
इसी तरीके से मोतीलाल MON 100 है, ये भी एक म्यूचुअल फंड है। तो इसकी हमें परमिशन है हमारे यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में खरीदने और बेचने की। बट हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर यूनिट्स किससे मिल रही होती हैं हमें? म्यूचुअल फंड AMC मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से डायरेक्ट मिल रही होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्ट हमें यूनिट्स मिल रही होती हैं और हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी को वापस यूनिट्स देते हैं और हमारे पैसे वापस ले लेते हैं। जबकि ETFs में क्या होता है कि हमें अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं तो हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं और यहाँ पर हम यूनिट्स खरीदते हैं। और यूनिट्स खरीदते किससे हैं? जैसे यहाँ पर FOF वाले हो गए, या फिर मेरे पास में पहले से ETFs की इसकी यूनिट्स खरीद के रखी हुई तो मैं बेच रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे से तुम खरीद सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर ये यूनिट्स आ कहाँ से रही हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली यूनिट्स जारी कौन करता है? म्यूचुअल फंड वाले खुद ही करते हैं। बट हम डायरेक्ट ETF के अंदर में हम डायरेक्ट कंपनी से क्यों नहीं खरीद सकते? बिकॉज यहाँ पर रूल बना हुआ है कि ETFs के अंदर में जो यूनिट्स हैं वो कंपनी से सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा फंड होते हैं, ज़्यादा पैसा खरीदते हैं, लगाते हैं। तो अगर वो यहाँ पर आके यहीं पे खरीदना बेचना चालू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बेचने तक की तो परमिशन है, उनको जहाँ फ़ायदा हो वहाँ बेचो, राइट। खरीद भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज़्यादा उठापटक की अगर उनको लग रहा हो कि बहुत उठापटक हो जाएगी, इतना वॉल्यूम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? यूनिट्स किससे खरीद सकते हैं? AMC से खरीद सकते हैं, कंपनी से खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी से। अब वो यूनिट्स ले तो लेते हैं यहाँ से। तो अभी आज के दिन ये AMC वाले जो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं 183 के प्राइस के ऊपर में AMC से यूनिट्स ले रहे हैं, और अभी आज के दिन जो प्राइस चल रहा है स्टॉक मार्केट में 112 चल रहा है, तो 112 के अंदर में बेच रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि 183 के अंदर NAV के ऊपर में कंपनी से यूनिट्स उठा रहे हैं, मतलब 183 और 17 रुपये हाथों हाथ यहाँ पर बेच पा रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं क्योंकि ताकि प्राइस को सस्टेन मेंटेन रख पाएँ वहाँ पे। तो ये अगर चीज़ अलाउ कर देती है सेबी हमारे जैसे लोगों के लिए कि हमें वो जो यूनिट्स हैं ETF की कंपनी से भी खरीदने की परमिशन मिल जाए, तो हमारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? कंपनी से NAV के ऊपर में 183 के प्राइस में खरीद लेंगे यूनिट्स और स्टॉक मार्केट में आके 212 के, यहाँ पे 212, तो 212 के ऊपर में बेच देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जो होती है, तो यहाँ से इसका भाव जो है गिरते 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 वापस NAV पे आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है? सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास में ये पावर है, तो उन्होंने क्या कर दिया? प्राइस को चढ़ा दिया है ऊपर की तरफ में, राइट। क्योंकि हमारे जैसे नॉर्मल जो इंडिविजुअल लोग होते हैं इनके पास में तो परमिशन है नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया? 212 रुपये के ऊपर में चढ़ा दिया प्राइस को। अब यहाँ से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से सस्ते में खरीदते हैं यूनिट्स, और 212 में हमारे जैसे लोग जो अगर ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमको क्या बता रखा है? ETF में SIP चला दो, तो कई लोगों की SIPयाँ चल रही हैं ETFs के अंदर में, तो उनको SIP 212 में बिक रही है, प्राइस चल रहा है 183 रुपये के आसपास में। समझ रहे हो पॉइंट की बात? तो इंडिविजुअल यहाँ पे सीधा खड़ा खड़ा बैठ, खड़ा खड़ा भी बोल दो या जैसे उड़ता उड़ता बोल दो, उड़ता उड़ता तीर ले रहा है ये 212 के ऊपर में इस पर्टिकुलर फंड के अंदर में। क्यों? सेबी कर क्या रहा है? सेबी को सीधा नियम बनाना चाहिए यहाँ। अब उन्होंने शुरुआत में बनाए थे तब उनको ये पता नहीं था कि इस टाइप का भी खेल करना चालू कर देंगे, बट ये खेल सीधा सीधा चल रहा है, सामने चल रहा है, और मोतीलाल ओसवाल के अंदर में चल रहा है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, और सीधा लीगल चल रहा है, इलीगल भी नहीं, लीगल चल रहा है। अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उसका हो रहा है जो 212 के अंदर में यूनिट्स खरीद रहा है। अब खरीद कौन रहा है? इंडिविजुअली खरीद रहा है, बिकॉज उसको वहाँ पे AMC से डायरेक्ट खरीदने की परमिशन ही नहीं। उसको ETF में अगर पैसे लगाने तो यहीं से लगाने पड़ेंगे, तो उसको खरीदना है तो यहीं से खरीदना पड़ेगा। बेच रहे नहीं हैं लोग, और खरीदने की परमिशन किनको है? AMC से, इंस्टीट्यूशन को। वो यहाँ पर खरीदते हैं वहाँ से कंपनी से, और यहाँ पे आगे बेच देते हैं। तो ये पूरा खेल है। तो इस खेल का आई थिंक SIP तो ETF में चलानी नहीं। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर हम लोग वीडियो से क्या समझ सकते हैं? SIP ETFs में चलानी नहीं, FOF में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं। FOF फंड ऑफ फंड्स होते हैं डायरेक्ट, इससे अच्छा कि जहाँ पे FOF वाले इन्वेस्टमेंट करें वहाँ डायरेक्ट जाके आप म्यूचुअल डायरेक्ट चला दो। तीसरा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी है तो डायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट में नहीं करना है, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो एक ढंग का एडवाइज़र ढूंढो और उससे बोलो कि मेरा पोर्टफोलियो बना के दे, और इन केस अगर पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो फिर मुझे किस तरीके से उसको मैनेज करना है उसका भी मुझे बता। तो एडवाइज़र ये बोलेगा कि नीचे जाएगा तो फिर आप वापस मेरे से एक बार आके एडवाइस कर लेना, तो अब हम फिर से देखेंगे ये सबसे बेस्ट है, उससे फिर उसके बाद में ये बेस्ट है,
इसका SIP चलानी है तो म्यूचुअल फंड में डालाओ, ETF में मत चलाओ, FOF में तो कोई तरीका ही नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, आप लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है ही नहीं। अब आई थिंक ये पूरा वीडियो अपने को क्लियर हो गया। इसका पीछे एजेंडा क्या था कि अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को कहाँ क्या चल रहा है उसका पता रहे, और क्या ETFs में नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या सेबी को एक्शन ले सकती है फ्यूचर के अंदर में, और किस तरीके से आपको फ़ायदा ले लेना है। अब आपको FOF वाले में बेच दूँ या नहीं बेचूँ वो आपका कॉल है, आपको क्या करना है, मैं कभी कुछ नहीं कहता। बेचना है बेचो, खरीदना है खरीदो, राइट। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।